Hello everyone, welcome to the new lecture of building construction and materials. And in previous lecture we have completed the first unit, okay? That is totally based on foundation. So the first unit was completed in previous lecture, and if you have any doubt about the first unit you can ask, okay? So today we will start our new topic, the second unit, okay? सेकेंड यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, उसके अलावा बियरिंग कैपेसिटी, फिर फाउंडेशन के ऊपर लोड्स, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन, रेमेडियल मेजर्स ऑफ फाउंडेशन, फेलियर ऑफ फाउंडेशन, देन फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल, okay, then how the excavation trenches are timbered. So we have studied all these topics, okay, the difference between load bearing and frame structure. So the all the topic from the first unit is completed, okay. So today we will start the second unit, okay. सेकेंड यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकेंड यूनिट आज जैसे कि आप देख रहे हो, सेकेंड यूनिट ये आपका सिलेबस जो है, ठीक है ना, ये जो सिलेबस है ये पीसीएम का सिलेबस है आपका, ठीक है। तो जो सेकेंड यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना, ये जो पूरा यूनिट है आपका ये पीसीएम का है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। सेकेंड यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे आज, तो ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, ये देखिए, ये जो टोटल बेस्ड है किसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, सॉरी ब्रिक वर्क के ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट इज टोटली बेस्ड ऑन ब्रिक वर्क। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे, ये जो यूनिट वाइज बनाया गया है ना, ये इस तरीके से बनाया गया है जैसे कि घर का कंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं। जैसे कि सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे, फिर ब्रिक मैसनरी बनाएंगे, है ना, इस तरीके से इसका बेसिक बात। फिर इसके बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक्स देखोगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टोन वर्क, जैसे ब्रिक की जगह स्टोन है, फिर उसके बाद उसको डैम प्रूफिंग करना पड़ता है, उसके अलावा बाद उसका फ्लोर्स बनाना पड़ता है, रूफ बनाना पड़ता है, फिर स्टेयर्स, डोर्स, और आखिरी में प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है सिलेबस को, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, बिल्कुल जो नेक्स्ट जो फाउंडेशन के बाद जो चीज़ होती है, दैट इज यूनिट नंबर 2, दैट इज ब्रिक वर्क। तो आज हम ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि ब्रिक वर्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता था, जिसमें कॉलम्स नहीं होते थे, ठीक है ना, बीम फ्लो जो आपका रूफ है वो बीम पे लोड डालेगा, बीम वॉल पे डालता है, इस केस में तो ब्रिक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ब्रिक वर्क अब जो यूज़ होता है, ठीक है ना, फ्रेम स्ट्रक्चर में, वो रूम को हाइड करने के लिए, ठीक है ना, पार्टीशन करने के लिए ब्रिक वर्क इस तरीके का यूज़ किया जाता है। तो ब्रिक वर्क पढ़ने के पहले ब्रिक वर्क क्या होता है, वॉल्स जो बनाई जाती है उसमें कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज डाले जाते हैं, उसमें क्लोजर्स क्या होते हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसमें 3 से 4 लेक्चर हमको लगेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। ईजी टॉपिक है बहुत, ठीक है ना, बहुत ईजी टॉपिक है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट द ब्रिक वर्क इज द ब्रिक। सबसे जैसे कि आप किसी भी वॉल के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे वो स्टोन की वॉल हो, ब्रिक की वॉल हो, या कोई भी मटेरियल की हो, आपको जो मटेरियल से वो वॉल बनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टोन से बनी है, तो हमको स्टोन के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा पहले, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट यूनिट जो है। लेकिन जैसे हम ब्रिक वर्क पढ़ने जा रहे हैं, तो ब्रिक वर्क जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको ब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, कि जैसे कि ब्रिक क्या होती है, उसका साइज़ क्या होता है, ब्रिक्स कौन से मटेरियल से बनती है, कंटेंट क्या होते हैं ब्रिक में, ब्रिक को किस तरह बर्न किया जाता है, किस तरह ब्रिक का कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिक की पूरी डिटेल, ब्रिक पे कौन से टेस्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, अच्छी ब्रिक की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ब्रिक के जो कंटेंट है वो किस तरह, हेडर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ब्रिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो आज का जो पहला लेक्चर हम लोग आज जो करेंगे, फर्स्ट लेक्चर, ये हम पूरा टोटली बेस्ड रहेगा ब्रिक वर्क के ऊपर, ब्रिक की क्वालिटी के ऊपर, यानी कि ब्रिक के ऊपर, ठीक है ना, ब्रिक क्या होती है इसके ऊपर रहेगा ये लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा ब्रिक वर्क आएगा, किस तरीके से वॉल बनाई जाती है, वॉल को फिनिश किस तरह किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं, ये बेसिक, पूरे बेसिक हम देखेंगे ब्रिक के बारे में। टुडे वी विल सी ओनली अबाउट द ब्रिक, क्वालिटीज ऑफ ब्रिक, द कंटेंट ऑफ ब्रिक, ओके, एवरीथिंग अबाउट द ब्रिक ओनली, हाउ द ब्रिक्स आर फॉर्म, ओके, वी विल सी दिस इन टुडेज लेक्चर। तो आज हम सिर्फ ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक से आज, ठीक है ना। हमारा जो सेकेंड यूनिट टोटली बेस्ड है ब्रिक वर्क से, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला देखिए ब्रिक वर्क में
क्वालिटीज ऑफ ब्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, टेस्ट ऑन ब्रिक, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है ब्रिक के, वो हम देखेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं फिर। सो ब्रिक्स, ओके, सो लेट्स सी, दिस इज द कंटेंट। ये जो कंटेंट है हम इन्हें ट्राई करेंगे कि आज ही इसे कवर कर ले। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे ब्रिक्स की, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, अच्छी ब्रिक में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट उसे स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना, ये भी चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हम ब्रिक का साइज़ देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रिक, मैन्युफैक्चर किस तरह होती है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं वो देखेंगे। शॉर्ट में बॉन्ड्स को भी देखेंगे हम। उसके अलावा कुछ टेस्ट देखेंगे। ये जो सारे टॉपिक्स है, ये आप जो अभी फर्स्ट ईयर में है तो इसको आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में ऊपर ऊपर से आपको इसे कवर करना है, ठीक है। जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट ईयर इसे डिटेल में पढ़ना है, बट फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर ब्रांचेस, you don't need to go deep into this topic, ओके। इसे आप ऊपर ऊपर से भी समझ सकते हो, बहुत सिंपल टॉपिक है, हम इसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। सी फर्स्ट, what is actually brick is. Brick is a rectangular block of regular shape obtained by molding a mixture of clay and sand and generally burned at high temperature. ब्रिक की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। देखिए यहाँ पे एक तरह का रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है ब्रिक, आपने देखी ये एक तरह का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। एक रेगुलर शेप होता है, रेगुलर शेप मतलब उसके शार्प एजेस होते हैं, ठीक है। ये किस तरह मिलता है हमें, किस तरह ऑब्टेन किया जाता है, बाय मोल्डिंग। एक तरह का मोल्ड होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है मोल्ड। उस मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, सैंड और क्ले यानी कि मिट्टी और सैंड को मिक्स करके उसमें वाटर को ऐड करके उसमें डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ये एक मोल्ड है, ये रेक्टेंगुलर मोल्ड है, लकड़ी का वुडन मोल्ड हो सकता है, ठीक है। अब आपको ब्रिक बनाना है, तो आपको अगर ब्रिक बनाना है तो सबसे पहले आप इस मोल्ड में क्या करोगे, इस मोल्ड के अंदर आप क्ले और सैंड क्या करेंगे हम, ये जो क्ले है और सैंड है इसको मिक्स करके इस मोल्ड में जमा कर देंगे, ठीक है। इस मोल्ड में आप क्ले और सैंड को मिक्स करके जमा कर दोगे। उसके बाद इसमें कुछ क्वांटिटी वाटर भी ऐड करोगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद हम इस ब्रिक के मोल्ड को, ठीक है ना, ब्रिक का जो मोल्ड है उसमें से ब्रिक का जो पार्ट बन चुका है, सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद उस पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। तो वो जो ब्रिक मटेरियल है वो एक शेप ले लेगा, जो इस मोल्ड का शेप है वो सेम शेप वो मटेरियल ले लेगा। फिर हम उसे निकाल कर we will put that material of brick into कील और क्लैम्प। कील और क्लैम्प वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ब्रिक को बर्न किया जाता है। आपने जैसे ईंटे का भट्टा भी हम हिंदी में उसे बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स है, जिसे हम कील और क्लैम्प, क्लैम्प बोला जाता है। क्लैम्प के अंदर इस ब्रिक को रखेंगे, बहुत सारी ब्रिक्स रखेंगे। उसके बाद इसे बर्न किया जाता है 1200 टू 1500 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई डिग्री टेम्परेचर पे इसे बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद आपको अल्टीमेटली ब्रिक ऑब्टेन होती है। इस तरीके से प्रोसेस फॉलो होती है, ठीक है। इस तरीके से ब्रिक बनती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद द अर्थ फॉर अ गुड ब्रिक शुड कंटेन क्ले और एलुमिना। एक अच्छा जो कंटेंट है ब्रिक का, ब्रिक अर्थ में, वो क्या होना चाहिए, क्ले और एलुमिना। एलुमिना और क्ले एक ही वर्ड है, ठीक है, जिस तरह से सैंड और सिलिका एक ही वर्ड है। तो क्ले और एलुमिना का कंटेंट 20 to 30% होना चाहिए, सैंड और सिलिका का 35 to 50, सिल्ट का 35% बाय वेट, ठीक है। इस तरीके से इसके कंटेंट होना चाहिए। अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि सैंड और सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 35 to 50%। उसके बाद एलुमिना का कंटेंट, ये कंटेंट क्या फंक्शन करते हैं ये भी हम देखेंगे, ब्रिक में ये क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट शुड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट डिफॉर्मेशन। जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पे डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, उसका शेप एकदम प्रॉपर रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पेबल्स, स्टोन्स, ग्रेवल, ग्रिट, अल्कलाइन सॉल्ट्स, लम्प्स ऑफ लाइम, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक मटेरियल। जब हम इसे मिक्स करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना है कि वहाँ पे
छोटे छोटे से पत्थर, ग्रेवल, ग्रेट हो सकती है, पेबल्स हो सकते हैं, या अल्कलाइन सॉल्ट्स हो सकते हैं, वो दूसरा एक्सटर्नल या फॉरेन मटेरियल उसमें ना आए ज़्यादा, अदरवाइज वो ब्रिक के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अल्टीमेटली ब्रिक ऑब्टेन होती है। तो आप याद रखेंगे, ब्रिक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लग रही है हमें? अर्थ, यानी कि क्ले। ठीक है ना, क्ले लग रही है हमें, और उसके अलावा सैंड लग रही है। क्ले और सैंड और वाटर, इसे मिक्स करके हम मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में डालने के बाद फिर उसे बर्न किया जाएगा, उसे निकाल के मोल्ड से। ठीक है ना, बर्न करने के बाद हमें ब्रिक ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। आई होप आपको ये समझिए। दूसरी चीज़, इसमें आपको कुछ फेस दिख रहे हैं ब्रिक के। जो छोटा फेस होता है ब्रिक का, जो स्मॉल फेस होता है, इसे बुलाया जाता है हेडर फेस। जो लॉन्गर फेस होता है ब्रिक का, जो आप देखते ही होंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर फेस। याद रखेंगे। ब्रिक का साइज मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। जो हेडर फेस है, जो स्टैंडर्ड एक ब्रिक आती है, उसका साइज होता है 90 mm। ठीक है, 90 mm, इसे आप 9 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। छोटे फेस का साइज होता है 90 mm या 9 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट होती है वो भी 90 mm या 9 सेंटीमीटर है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, और जो स्ट्रेचर फेस है, लंबा वाला जो फेस है, लॉन्गर जो फेस है, उसकी विड्थ होती है 190 mm। ठीक है, 190 mm। ठीक है, और ये जो टॉप में आपको दिख रहा है, आप हमेशा देखते होंगे ब्रिक के ऊपर एक इंडेंटेशन मार्क होता है, इस तरीके से एक छोटा सा, इस तरीके से शेप का, इस होल, एक तरह का होल होता है इस शेप का। ये शेप में आप देखते होंगे हमेशा कंपनी की ब्रिक का नाम लिखा होता है, कौन से कंपनी की ब्रिक है जनरली वो लिखा होता है। तो ये कंपनी के नाम के लिए नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द कंपनी और एनीथिंग। इट हैज़ सम ऑब्जेक्टिव्स। ये जो इंडेंटेशन मार्क बनाए जाते हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये जो ब्रिक के ऊपर मार्क होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब एक के ऊपर एक ब्रिक रखी जाती है, तो जब इस इनके बीच में जो मोर्टार आता है, सीमेंट कंक्रीट आता है, तो कंक्रीट जो ये इंडेंटेशन मार्क जो है, कंक्रीट के बॉन्ड को, दो कंक्रीट और ब्रिक के बीच में जो बॉन्ड है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि ये होल होता है। ठीक है, इसलिए ये इसके ऊपर जो ब्रिक आने वाली है और बीच में जो कंक्रीट है, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। इस इंडेंटेशन मार्क को बोला जाता है फ्रॉग। देखिए, इसकी जो डेप्थ है वो 10 mm होती है, और जो विड्थ है 100 mm, और इस तरीके की जो इसका जो लॉन्गर लेंथ है वो 100 mm है, और विड्थ 40 mm। ठीक है, ये इसके डायमेंशन है ब्रिक्स के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी देख लीजिए, मैंने जैसे बताया, एक जो ट्रेडिशनल ब्रिक है, जो कि अब ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, उसका साइज़ है 23/11.4 बाय 7.6। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। जो एक्चुअल साइज़, जो मॉड्यूलर ब्रिक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है ब्रिक, वो ब्रिक है ये मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्रिक यूज़ की जाती है तो मॉड्यूलर ब्रिक है। इसका साइज़ आपको याद रखना है 19/9/9। ये स्टैंडर्ड साइज़ आपको याद रखना है ब्रिक का, 19/9/9। अब 19 क्या है, 9/9 क्या है, ये देख लीजिए। एक सेकेंड यहाँ पर, 19/9/9 क्या है ये मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, 19 सेंटीमीटर, यानी कि 190 mm। 9/9, 19/9/9, ये mm में है और वहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा है, बस इतना ही फर्क है। तो ये स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का। ठीक है, तो ये साइज और डेफिनेशन हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ब्रिक के। ब्रिक के अंदर जो कंटेंट पाए जाते हैं उसमें देख लीजिए, सिलिका है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है। एलुमिना, लाइम, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशिया, ये 5 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट ब्रिक में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, ब्रिक इन्हीं से बनती है। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपको सिलिका क्या है, सिलिका का यूज़ क्या है ब्रिक में, ये भी बताता हूँ। एलुमिना क्या है, लाइम क्या है, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीशिया, ये पांचों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम सिलिका क्या है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, सिलिका का मतलब सैंड। ठीक है, जब सिलिका वर्ड आए याद रखिए वो सैंड है। ठीक है, तो सैंड अगर कंटेंट ज़्यादा है, इसका मतलब सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है। अगर आप क्ले के साथ में सैंड को मिक्स कर रहे हो ज़्यादा, ठीक है, अगर आपने सैंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मतलब सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया। दिस इज़ नथिंग बट सैंड। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50 to 60%। जनरली एक अच्छी ब्रिक में बात कर रहे हैं हम।
पहले आप सोच रहे होंगे पहले परसेंटेज थोड़ा कम था, लेकिन याद रखिए कि एक अच्छी गुड ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें परसेंटेज जो है वो 50 से 60% मैक्सिमम सिलिका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए मैक्सिमम? क्योंकि इसके फंक्शंस देखिए, ये ब्रिक को श्रिंकेज से बचाता है, श्रिंक होने से बचाता है, क्रैक होने से बचाता है, वॉर्पिंग से बचाता है। वॉर्पिंग मतलब उसके शेप में डिस्टॉर्शन आना। तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं इनसे ब्रिक को ये बचाता है। इट प्रिवेंट्स ब्रिक फ्रॉम श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वॉर्पिंग। दैट्स व्हाई द कंटेंट ऑफ सिलिका इज हायर एज कम्पेयर टू द अदर कंटेंट्स। इसके अलावा इसके अगर सिलिका कंटेंट अगर आप बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा डाल दो, ऐसा नहीं है। It should be in the limit. Otherwise, what will happen if the silica content is in excess? Then it will make brick brittle and useless. अगर सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्रिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, वो उसे वीक कर देगा, ब्रिटल कर देगा। इसलिए जो कंटेंट है वो लिमिट में होना चाहिए, 50 से 60%। 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं, एल्यूमिना। जिस तरह सिलिका का मतलब सैंड था, एल्यूमिना का मतलब है, एल्यूमिना का मतलब यहाँ पे है क्ले का, अर्थ, अर्थ या क्ले। जितना क्ले का कंटेंट ज़्यादा डालोगे उतना एलुमिना का कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका परसेंटेज देखिए, 20 से 30%, यानी कि सिलिका के बाद जो नेक्स्ट है हायर वो है एलुमिना, 20 से 30%, 20 to 30%। नाउ द फंक्शंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फंक्शन। इसका काम क्या है एलुमिना का? एब्जॉर्ब वाटर एंड इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द क्ले सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली मोल्डेड। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक जो अब हम मोल्ड में डालते हैं तो अब प्रॉपर वो शेप क्यों ले रही है? वो शेप इसलिए लेती है, जिस शेप में हम इसे डालेंगे, अगर आप क्ले को कोई भी बॉक्स में डाल दो किसी भी शेप के, तो वो उस बॉक्स का शेप ले लेती है। क्ले ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उसमें एलुमिना का कंटेंट है। एलुमिना जो है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी का मतलब वो उस शेप में आराम से मोल्ड हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है तो आराम से उस शेप में मोल्ड हो जाएगा, इसलिए एलुमिना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये शेप प्रोवाइड करता है ब्रिक को। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये भी एक्सेस हो गया तो क्या होगा? देखिए, अगर इसमें भी एक्सेस आप प्रोवाइड करोगे, यानी कि आप अगर 40-50% एलुमिना होगा अगर, तो क्या होगा? ब्रिक जो है वो श्रिंक या फिर वार्प हो जाएगी ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। यानी कि जब वो ड्राई होगी, सूखेगी, या जब हम उसे बर्न करेंगे तो वो ब्रिक टूट सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर ये कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। हर चीज़ की एक लिमिट है, देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। नथिंग शुड बी इन एक्सेस, neither it should be lesser. Okay, it should be a proper, it should be in the proper percentage, whatever is defined by the Indian standard codes. ठीक है, जो भी चीज़ है वो प्रॉपर एक लिमिट में होना चाहिए, ना एक्सेस में ना कम। ओके, एलुमिना भी समझ गया। चलिए आगे देखते हैं, लाइम। लाइम हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। मैंने जैसे बताया था कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम ही होता है। अब हम बात करें ब्रिक की, तो ब्रिक में लाइम जो है वो 3rd नंबर पे आता है। लाइम की खासियत ये है कि बाइंडिंग करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लाइम का यूज़ है बाइंड करना, किसी भी चीज़ों को बांध के रखना। ठीक है, तो लाइम का परसेंटेज है 5%। 5% से ज़्यादा लाइम यहाँ पे नहीं होगा। इसके फंक्शंस क्या है? बाइंडिंग पार्टिकल्स टुगेदर। ये बहुत सारे पार्टिकल्स को बाइंड करता है, जैसे कि सैंड और क्ले को बाइंड करके रखेगा। इस तरीके से लाइम का यूज़ है बाइंड करना। इट अलाउ सैंड टू फ्यूज और मेल्ट ड्यूरिंग बर्निंग। सैंड को अलाउ करता है कि वो मेल्ट हो जाए बर्न होते वक्त। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये प्रोसेस भी, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी अगर सैंड बर्न नहीं होगी प्रॉपरली। इफेक्ट अगर ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल एक्सेस में अगर लाइम कंटेंट आ गया तो क्या होगा? कॉजेज टू ब्रिक मेल्ट, यानी कि ब्रिक जो है वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी बर्न होते वक्त, और अपनी शेप भी वो ऑटोमेटिक खो देगी, लूज कर जाएगी। तो ये हो गया लाइम। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। आयरन ऑक्साइड्स हमेशा होते हैं, और हमेशा याद रखिए आयरन हमेशा कलर प्रोवाइड करता है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आयरन का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। आयरन का कंटेंट कितना है इसमें? जितना कि लाइम का है, 5 to 6%, ये आयरन का कंटेंट है। और इसका फंक्शन है इम्पार्ट्स कलर। जो ब्रिक को रेड कलर मिल रहा है, ठीक है, जो ब्रिक को रेड कलर मिल रहा है वो मिल रहा है आयरन की वजह से। तो ब्रिक को कलर दे रहा है आयरन, इम्पार्ट्स कलर।
It helps to fuse the lime and sand during burning, bind particles to give hardness and strength. ठीक है ना, ये दोनों जो फंक्शंस थे आपके लाइम के, सेम चीज आयरन में भी है सब, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये कलर दे रहा है। ठीक है, अगर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर चीज़ की एक एक्सेस है, जो चीज़ उसका एडवांटेज है कलर देना, वही उसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। ठीक है ना, आयरन में का जो एडवांटेज है वो है कलर देना, लेकिन अगर आयरन बहुत ज़्यादा हो गया तो कलर ही खराब कर देगा। कलर क्या खराब करेगा? ब्रिक बिकम्स डार्क ब्लू, डार्क ब्लू कलर की ब्रिक्स मिल जाएगी आपको अगर आपने परसेंटेज बहुत बढ़ा दिया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो चीज़ जो भी कंटेंट का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर वो एक्सेस हो गया वो कंटेंट, तो वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका वीक पॉइंट है। जैसे कि सिलिका का कंटेंट, जो सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, लेकिन सिलिका बहुत ज़्यादा हो गया तो वो वीक कर दे रहा है। सिमिलरली एलुमिना क्या है, स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, एलुमिना क्या है, शेप दे रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो शेप बिगाड़ देगा। हर चीज़ का एक प्रॉपर कंटेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, परसेंटेज जो है वो कंटेंट का प्रॉपर होना ज़रूरी है। आगे बढ़ा जाए, आखिरी चीज़ मैग्नीशिया है। मैग्नीशिया जितना कम हो उतना अच्छा है, अबाउट 1% होता ही है हमेशा। क्योंकि ये कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसकी कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, बहुत कम है। जैसे कि एक एडवांटेज है कि श्रिंकेज को कम करता है, ठीक है ना, और एक येलो टिंट देता है ब्रिक को। बट इसका मेन एडवांटेज एक छोटा सा है, वो है श्रिंकेज कम करता है। लेकिन इसके डिफेक्ट या इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। ये अगर ज़्यादा हो गया तो ब्रिक्स जो है वो डिके हो जाएगी, खराब हो जाती है। मैग्नीशिया ब्रिक को खराब कर सकता है। ठीक है, एक कंटेंट परसेंटेज 1% से ऊपर इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मैग्नीशिया भी समझा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, हम देखते हैं कि एक अच्छी ब्रिक का क्या कैरेक्टर होना चाहिए। आप कैसा पहचानोगे कि ये ब्रिक अच्छी है? ठीक है, आप कैसा पता करोगे कि आपके पास जो ब्रिक है वो अच्छी है कि नहीं? एक लेमैन, सपोज अ पर्सन who have no knowledge about the testing of brick or anything about the brick, but he can also assess the quality of brick just by looking at it or grabbing the brick on his hand. Okay, how he can observe, let's see. एक लेमैन जिसे कुछ भी नहीं पता, वो ब्रिक को देखकर अपने हाथ में लेकर वो पता कर सकता है कि ब्रिक अच्छी है या खराब है। कैसा? देखिए, ब्रिक शुड हैव अ शार्प एजेस। अगर वो ब्रिक के एजेस जो है वो एकदम शार्प है, ठीक है, ब्रिक के जो एजेस है वो बिल्कुल इस तरीके से एकदम शार्प एजेस है, इस तरीके से शार्प एजेस है ब्रिक के, ठीक है ना, ऐसा मोल्ड नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से उसका डिस्टॉर्टेड शेप नहीं है, एकदम शार्प एज है, मतलब वो ब्रिक अच्छी है। दूसरी चीज, brick shall not break into pieces when dropped from the height about 1 मीटर। अगर आप ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से, ठीक है, 1 मीटर की हाइट से अगर आप ब्रिक को ऊपर फेंकोगे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे अगर आप ब्रिक को फेंकोगे 1 मीटर की हाइट से, ठीक है ना, नीचे आपने ड्रॉप किए, तो ये बहुत सारे पीसेस में ड्रॉप नहीं होना, टूटना नहीं चाहिए। यानी कि अगर ये ब्रिक 2 पीस में डिवाइड होती है 1 मीटर की हाइट से, ऊपर से आपने 1 मीटर से इसको छोड़े, इफ यू ड्रॉप द ब्रिक फ्रॉम द 1 मीटर हाइट, इट शुड बी ब्रेक इनटू ओनली 2 पीसेस, ओके, नॉट मोर देन 2 पीसेस। इसका मतलब क्या है कि 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो जाए या पूरी तरीके से पाउडर फॉर्म में हो रही है, मतलब उसका स्ट्रक्चर खराब है पूरी तरीके से। ठीक है, एक टेस्ट, ये एक तरह की टेस्टिंग कर रहे हो आप साइड पे, आप इसको आप समझ लीजिए कि आप ब्रिक की टेस्ट भी कर रहे हो साथ ही साथ। उसके अलावा ब्रिक शैल हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम से कम होना चाहिए, ये हम लैब में पता कर सकते हैं। ब्रिक शैल भी साउंड प्रूफ। अब ये जो साउंड प्रूफ है, ये कैसा आप पता करोगे? आप 2 ब्रिक्स हाथ में लेंगे एंड यू विल स्ट्रक बोथ द ब्रिक्स, ओके, टुगेदर। आप वो दोनों ब्रिक को स्ट्रक करोगे आपस में, अगर एक मेटेलिक रिंगिंग साउंड आता है, ठीक है ना, ब्रिक का, मतलब वो ब्रिक एक मतलब वो ब्रिक जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसके अलावा ब्रिक when broken shall show a homogeneous and uniform compact structure free from words, ठीक है ना। जब आप ब्रिक को आ, आ, तोड़ोगे, मतलब उसे आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे, चूरा करोगे, ऊपर से आपने किसी भी तरीके से ब्रिक को तोड़ा, तो आप देखोगे साइड में जब टूटने के बाद इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस ब्रिक को हमने ऐसा, इस पार्ट में हमने इसे तोड़ दिया, एक पार्ट ये अलग हो गया, एक पार्ट ये अलग हो गया, तो आप इसके बीच का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे वॉइड्स या होल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अलावा हम ब्रिक को
24 आवर के लिए पानी में रखते हैं। उसके बाद उसमें निकालने के बाद आप देखते हो कि उसके ऊपर अगर वाइट डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ब्रिक खराब है। वाइट डिपॉजिट्स का मतलब होता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस जो है वो सॉल्ट्स का कंटेंट है, यानी कि वाइट सॉल्ट उसमें ज़्यादा है, वो ब्रिक वीक होती है अगर उसमें वाइट कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है। उसके अलावा एक जो लैब में टेस्ट होने वाला जो लैब में आप टेस्ट करोगे वो है ब्रिक शैल नॉट हैव अ क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक स्ट्रेंथ है ब्रिक की, यानी कि 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब ये जो टेस्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या क्रशिंग टेस्टिंग मशीन होती है लैब में। उस लैब में इसको ब्रिक को टेस्ट किया जाता है, ब्रिक को बीच में रख दिया जाता है, उसके ऊपर से लोड डाला जाता है। वो ब्रिक कब क्रैक हो रही है, कितने लोड पे क्रैक हो रही है, उसे नोट डाउन किया जाता है। ये होता है क्रशिंग टेस्ट। तो हमने टेस्ट भी देख लिए शॉर्ट में। ठीक है ना। आप अगर नोटिस करोगे तो हमने एक सिंपल टेस्ट भी देख लिया ब्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रिपरेशन करते हैं क्ले या ब्रिक अर्थ की प्रिपरेशन करने के बाद हम उसे अनसॉइलिंग करते हैं। अनसॉइलिंग करने से क्या होता है, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है उसके अंदर से, खराब जो पेबल्स स्टोन्स है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। डिगिंग करते हैं, क्ले को क्या करते हैं, डग आउट करते हैं, एक लेवल ग्राउंड पे बनाते हैं, उसको सफाई करते हैं, पूरी तरीके से क्लीन करते हैं उसे। ठीक है ना। उसके बाद उसकी वेदरिंग करते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा अर्थ को साफ करने के बाद उसे वेदर में रख दिया जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं हम, क्ले सैंड और पानी को मिक्स करते हैं। ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप टेम्परिंग करते हैं, यानी कि वही मैं बोला जैसे वाटर को इसमें ऐड कर देते हैं, इसे हम नीडिंग भी बोला जाता है। ठीक है। ये आपने देखे होंगे कई जगह इस तरीके से प्रोसेस होती है। उसके बाद हम उसे मोल्डिंग करते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, आप हाथों से भी ब्रिक को मोल्ड कर सकते हो, मशीन से। हैंड मोल्डिंग खराब होती है, इसलिए मशीन से उसे मोल्ड किया जाता है, शेप दिया जाता है। शेप देने के बाद 7 से 14 दिन 7 to 14 days ब्रिक को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद फिर क्या करते हैं हम उसे 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस, जनरली ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर, बर्न किया जाता है। बर्न करने के दो तरीके, क्लैम्प में बर्न करना या कील में बर्न करना। क्लैम्प बर्निंग जो ईंटे का भट्टा आप जनरली देखते हो, हिंदी में से ईंटे का भट्टा बोलते हैं, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है क्लैम्प बर्निंग। ये कहीं पर भी आप बना सकते हो। लेकिन कील बर्निंग एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का मैं बताऊँ तो एक तरह का चूल्हा होता है कील बर्निंग। जैसे हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर है कील बर्निंग जो कि फिक्स होता है, उसके ऊपर आप ब्रिक्स रखते हो और नीचे से उस चूल्हे को जलाते हो। क्लैम्प बर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पर भी कर सकते हो, मतलब आप कहीं पर भी टेम्पररी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है। जो ज़्यादा कॉस्ट है वो कील का है, क्लैम्प का काम है, लेकिन कील बर्निंग फास्ट है। ठीक है। इस तरीके से उसे बर्न किया जाता है। तो समझ गए आप। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, सबसे पहले हम क्या करोगे, डग आउट करोगे, क्ले निकालोगे ज़मीन में से, थोड़ा देर के लिए उसे रख दोगे, फिर इसके अंदर से स्टोन वगैरह निकाल के साइड में कर दोगे, क्ले एकदम साफ़ हो गई। उसके बाद वेदरिंग करोगे आप, जो अर्थ है, जो क्ले है उसे हम थोड़े दिनों के लिए सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है ना। उसे एक एटमॉस्फेयर में खुला रख देंगे कुछ मंथ के लिए। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे, क्ले के साथ में सैंड को मिक्स कर देंगे। सैंड को मिक्स करने के बाद उसमें टेम्परिंग करेंगे, यानी कि उसमें पानी को ऐड कर देंगे। ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, उसे मोल्ड करेंगे, यानी कि एक मोल्ड में डालेंगे। शेप का जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर शेप का जो बॉक्स है, उसमें इसको डालेंगे। ठीक है ना। ये हैंड मोल्ड भी होता है, मशीन मोल्ड भी होता है। मोल्ड करने के बाद उसे बाहर निकाल देंगे। 7 से 14 दिन बाद उसे बाहर निकाल देंगे हम। उसके बाद उसे बर्न करेंगे 800 to 1000 डिग्री क्लैम्प या कील में। ठीक है। उसके बाद क्लैम्प बर्निंग देखिए क्या है, फिर से मैं शॉर्ट में बता दूँ, ये कंट्रोल बर्निंग नहीं है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। ये ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रिक्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रिक्स के लिए क्लैम्प बर्निंग यूज़ नहीं करते। ठीक है। इसमें ब्रिक खराब हो सकती है। क्लैम्प बर्निंग जैसे मैंने आपको बताया, ईंटे का भट्टा जनरली आप देखते होंगे, जोड़ के टेम्पररी स्ट्रक्चर है। ठीक है। कीन बर्निंग जो कि थोड़ा बेटर है, थोड़ा महंगा भी है, एक बेटर कंट्रोल ऑन बर्निंग, आसानी से इसे बर्न किया जा सकता है, कंट्रोल बर्निंग होती है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक मिलती है, इट गिव्स बेटर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक्स, ब्रिक्स आर मोर डेंस एंड ड्यूरेबल। क्योंकि कीन बर्निंग जो है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। अब बर्न कर दिया आपने, बर्न होने के बाद आपकी ब्रिक्स तैयार हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से ब्रिक का
फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 क्लासिफिकेशन है ब्रिक की, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। उसके अलावा सिलिका, फायर और फ्लाई ऐश ब्रिक भी है। ठीक है, ये भी एक नए नए ब्रिक्स है। ठीक है, लेकिन जो मेन याद रखना है आपको वो 3 है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। नाम से इनका पहचान आप कर सकते हो। फर्स्ट क्लास ब्रिक सबसे अच्छी है, सेकंड थोड़ी सी उससे थोड़ी सी बेटर नहीं है, मतलब उससे थोड़ी सी ख़राब है। थर्ड क्लास ब्रिक जो है वो काफ़ी ख़राब ब्रिक्स होती है। तो सबसे हाई क्वालिटी की ब्रिक जो है वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम। ठीक है, एक जनरल में आपको उनका डिफ्रेंशिएट कर दूँ तीनों के बीच में। जनरली हम करते हैं इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। देखिए क्लास 1 में क्या होता है, यूनिफॉर्म कलर होता है, अच्छे से बर्न की हुई ब्रिक है। इसके शेप एकदम रेक्टेंगल होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट और यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है। यानी कि अगर एक परफेक्ट ब्रिक है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक है। ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक जैसे मैंने बोला इससे थोड़ी सी कम क्वालिटी की ब्रिक है, यूनिफॉर्म कलर है, थोड़ा सा जो उसके स्लाइटली ओवर बर्न होती है, कंप्लीटली प्रॉपर बर्न नहीं होती है, ओवर बर्न होती है। ब्रिक्स आर स्लाइटली डिस्टॉर्टेड एंड हैव फाउंड एजेस, थोड़ा सा एजेस उसके डिस्टॉर्टेड होते हैं, और स्ट्रक्चर जो है कॉम्पैक्ट और यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या है, ओवर बर्न है थोड़ी सी और डिस्टॉर्टेड शेप की वजह से। तीसरा जो थर्ड क्लास ब्रिक जो कि थोड़ी सी काफ़ी ख़राब क्वालिटी की ब्रिक्स होती है, जिसे हम जनरली कंपाउंड वॉल या थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। मे बी स्लाइटली ओवर बर्न और ओवर बर्न डिस्टॉर्टेड एंड सॉरी इट इज़ मे बी स्लाइटली ओवर बर्न या फिर ये अंडर बर्न होना था। थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये या तो बहुत ज़्यादा जली हुई होती है या बहुत कम जली हुई होती है, जनरली ये अंडर बर्न ब्रिज होती है जो प्रॉपरली बर्न नहीं होती। ठीक है, डिस्टॉर्टेड एंड हैव फाउंड हैव राउंड एजेस, इसके एजेस जो है वो राउंड है, शार्प एजेस नहीं होते हैं। डिफेक्ट्स इन यूनिफॉर्मिटी एंड शेप, यूनिफॉर्म शेप नहीं होता है। ठीक है, थर्ड क्लास ब्रिक सबसे खराब ब्रिक इसलिए मानी जाती है। जो पानी का एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन, जब हम इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, देखिए ब्रिक को कम से कम पानी को एब्जॉर्ब करना है। अगर ब्रिक बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रही है इसका मतलब ब्रिक खराब है, उसका स्ट्रक्चर खराब होगा, इसलिए कम से कम ब्रिक पानी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो 20% पानी एब्जॉर्ब करती है बाय वेट, उसके वेट के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे कि 1 kg की ब्रिक है, उसमें अगर आप पानी को 24 आवर्स में मतलब ब्रिक को पानी में रख दोगे वाटर में, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1.2 kg। ठीक है ना, इस तरीके से ये एब्जॉर्ब करती है। सिमिलरली सेकेंड क्लास 22%, थर्ड क्लास जो है वो 25, मैक्सिमम थर्ड क्लास ब्रिक, इसलिए ये ब्रिक खराब है क्योंकि ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, हमने देखे शॉर्ट में। आप नेक्स्ट देखते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स देखिए ब्रिक में, जैसे मैंने आपको जब भी बता दिया। ये एक फुल ब्रिक है, ये लॉन्गर फेस स्ट्रेचर फेस है, ये जो है वो हेडर फेस है, ये हेडर लिखा है यहाँ पर, हेडर फेस है। ऊपर वाला ये फ्रॉग है, जब भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। जो नीचे का है इसे बोला जाता है बेड। ठीक है, ब्रिक को इसे लेंथ बोला जाता है, जैसे कि हमने देखे कि एक स्टैंडर्ड साइज क्या है, 19, यानी कि 19 सेंटीमीटर बाय विथ बी, 9 बाय h, 9 यानी कि 19 बाय 9 बाय 9, दैट इज अ परफेक्ट और स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट इज कुछ टेक्निकल टर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉग क्या है, जो ये जो ऊपर का है फ्रॉग, ये क्या है, इंडेंटेशन डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द ब्रिक मेड विद द ऑब्जेक्शन ऑफ फॉर्मिंग अ की फॉर द मॉर्टर। मैंने जब भी आपको बताया ऊपर जो मॉर्टर आएगा उसे प्रॉपरली होल्ड करके रखता है। हेड क्या है, इट इज अ ब्रिक और स्टोन विच इज लाइज with its greatest length और right angle to the face of work। हेडर फेस या हेड फेस, यानी कि ब्रिक का ये आपका ये हेड फेस हो गया, ये स्ट्रेचर फेस हो गया। ठीक है, इट इज अ ब्रिक और स्टोन विच इज लाइज विद द कॉन्गेस्ट साइड पैरेलल टू द फेस ऑफ द वर्क। ठीक है, इसके अलावा ये छोटी मोटी डेफिनेशन है। कोर्स बोले तो एक तरह का हॉरिजॉन्टल लेयर है ब्रिक का, वो भी देख लेते हैं हम। देखिए ये देखिए हेडर फेस, ये जो छोटा फेस है ब्रिक का, अगर वो फेस कर रहा है तो उसे बोला जाता है हेडर फेस, हेडर कोर्स। ठीक है, ये सब हेडर, छोटा जो फेस आपको दिख रहा है ब्रिक का अगर दीवार में, तो होता है हेडर कोर्स। अगर आपको लॉन्गर कोर्स दिख रहा है तो वो होता है स्ट्रेचर कोर्स। और कोर्स मतलब एक तरह की लाइन होती है। ठीक है, ये